नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल विग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम इस क्लास में हिंदी के अंतर्गत समास टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद आपके इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। शर्त एक ही है कि क्लास को पूरा देखें। दोस्तों, इस क्लास को हमने सभी एग्जामों को टारगेट करके तैयार किया है, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों, करते हैं क्लास की शुरुआत। देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्दों से? तो सम धन आस, सम धन आस। सम यहां पर दोस्तों उपसर्ग है, सम यहां पर क्या है? उपसर्ग है। और आस यहां पर क्या है? मूल शब्द है। सम का अर्थ होता है संपूर्ण, सम का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। और आस का अर्थ होता है आश्य, यानी संपूर्ण आश्य देने वाला ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आगे बात करें, आगे देखें तो आगे है समास का शाब्दिक अर्थ। अगर आपसे पूछे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षिप्त या संक्षेप, संक्षिप्त या संक्षेप। अच्छा, संक्षिप्त की बात करें, संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त का अर्थ होता है किसी चीज को छोटा करना। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को छोटा करना। तो समास के कार्य की बात करें तो समास का कार्य ही होता है किसी पद को क्या कर देना? छोटा कर देना। किसी पद को क्या कर देना? छोटा कर देना। अच्छा, परिभाषा की बात करें, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो यहां से हमें दोस्तों एक बात पता चली कि समास में जो है वो शब्दों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है दोस्तों? शब्दों का मेल होता है। और यहां पर एक टॉपिक होता है संधि। संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है? इस बात को भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। नया शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। कैसे? इस बात को समझो आप। जैसे हमने ये कहा कि ये लिखा हुआ था, इतना बड़ा लिखा हुआ था गंगा का जल, गंगा का जल। हमने क्या काम किया? हमने इसमें समास का प्रयोग किया और ये का जो कारक चिन्ह है, का जो कारक चिन्ह है, इसका लोप करके एक नया शब्द बना दिया जिसे हम बोल रहे हैं गंगा जल। यानी कि ये आप क्या कह सकते हो, ये इतना बड़ा लिखा हुआ था, इसको हमने छोटा करके क्या कर दिया? गंगा जल कर दिया। क्योंकि इसका हमने क्या कर दिया? कारक चिन्ह का क्या कर दिया? लोप कर दिया। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप या संक्षिप्त होता है। संक्षेप मतलब किसी चीज को छोटा कर देना। ये जो पद में लिखा हुआ था गंगा का जल, इसको हम शॉर्ट करके क्या लिख रहे हैं? गंगा जल। दोस्तों, यही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अगर इसकी बात करें, इसको फिर से तोड़ के लिख दें, इसको फिर से हम तोड़ के लिख दें गंगा जल, तो ये कहलाता है समास विग्रह। और गंगा का जल को हम छोटा करके लिख दें गंगा जल, तो ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो आपको ये भी बात समझ में आई होगी समास विग्रह क्या होता है और समास क्या होता है। यानी कि मूल शब्द को उसके तोड़कर लिख दें, मूल शब्द को तोड़कर लिख दें तो वो समास विग्रह कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे है समास दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं दोस्तों? समास में दो पद होते हैं। दो पद कौन कौन से? एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद को हम पहला पद कहते हैं, जो पहला वाला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। और जो उत्तर पद होता है यानी दूसरा वाला जो पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे अभी समझो, यहां पर मैं कह रहा राजमहल, यानी राज जो है इसमें पूर्व पद यानी पहला पद है, और महल जो है वो क्या है? उत्तर पद यानी दूसरा पद है। महल यहां पर क्या है? दूसरा शब्द है। तो यहां की बात करें कि राज पूर्व पद और महल उत्तर पद, तो दोनों ने मिलाकर क्या बनाया दोस्तों? दोनों ने मिलाकर मिलकर बनाया राजमहल। तो यहां बात कर सकते हैं कि यहां पर राज जो है वो पहला पद है और महल यहां पर क्या है? दूसरा पद है। अगर हम इसकी राजमहल का समास विग्रह करें तो ये होता है राजा का महल, राजा का महल। तो ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। पूर्व पद, पूर्व पद को ही हम पहला पद कहते हैं, और उत्तर पद, उत्तर पद को कौन सा पद बोलते हैं? दूसरा वाला यानी बाद वाला। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से वो 6 प्रकार होते हैं? एक तो होता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है दोस्तों? अव्ययी भाव समास। एक होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं जो आपने देखे।
अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझ लेनी है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद। पूर्व पद यानी पहले वाला पद, उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद। तो यहाँ पर हम कहें कि जो अव्ययभावी समास होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद की मान्यता होती है, यानी पूर्व पद क्या होता है? उसमें प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की बात करूं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा समास, कौन सा पद जो होता है प्रधान होता है। तो यहां पर बात करें तत्पुरुष समास की बात करें तो उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसी प्रकार से कर्मधारय में भी कौन सा पद? उत्तर पद, यानी बाद वाला, इसमें भी उत्तर पद। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में पहला और दूसरा, पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। और आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता? तो वो होता है आपका बहुब्रीहि समास, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें ना तो पहला होता है ना दूसरा होता है, यानी अन्य पद प्रधान होता है। तो यहां पर बात करी हमने दोस्तों समास के प्रकार की। समास के प्रकार की बात करी तो कितने हैं? 6। आगे अब एक एक करके पढ़ते हैं इन 6 प्रकारों को ही। आगे देखते हैं अब दोस्तों। सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसको? अव्ययभावी समास को पढ़ते हैं, और इसको ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे। अव्ययभावी समास की बात करें, अव्ययभावी समास की बात करें तो इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला मतलब पूर्व पद, या अव्यय होता है, यानी या तो पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा, या पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय का मतलब होता है दोस्तों जो लिंग वचन काल कारक में नहीं बदलते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल कारक में नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। या तो इसमें पहला पद प्रधान हो या पहला पद क्या हो? अव्यय होता है, वहां अव्ययभावी समास होता है। ट्रिक क्या है? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग उपसर्ग जुड़े होते हैं। दोस्तों उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। उपसर्ग जिस शब्द में भी जुड़ा होगा उसको हम किसके अंतर्गत मानेंगे? उसको मानेंगे दोस्तों हम अव्ययभावी समास के अंतर्गत। जैसे कौन कौन से उपसर्ग? जैसे यथा लगा हो, प्रा लगा हो, प्रति लगा हो, निर लगा हो, आ लगा हो, अन लगा हो, भर, बे, उप, अनु, ला, नी, इस तरह के अगर उपसर्ग लग रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत रखोगे? उस समास को तुम अव्ययभावी समास का उदाहरण बताना। देखते हैं कुछ एग्जाम्पलों को, देखते हैं एग्जाम्पलों के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे मैंने कहा यथाक्रम, यथाक्रम हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो मूल शब्द है वो क्रम है। मूल शब्द क्या है? क्रम। इसमें हमने कौन सा उपसर्ग लगाया है? यथा। कौन सा उपसर्ग लगाया है? यथा। तो यथाक्रम आपने पहचान कर लिया कि यथाक्रम में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसको किसके अंतर्गत रखोगे? इसको रखेंगे हम अव्ययभावी समास के अंतर्गत। इसका समास विग्रह यानी तोड़कर लिखें तो क्या बोलेंगे? यथा क्रम को कहेंगे हम क्रम के अनुसार। समास विग्रह क्या होगा यथाक्रम का? क्रम के अनुसार। इसी प्रकार से यथासाध्य, साध्य के अनुसार, यथासंभव, संभावना के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। तो दोस्तों समास विग्रह भी पूछ लेता है कि यथाक्रम का समास विग्रह क्या होगा, तो वो चीज भी मैंने आपके सामने लिख रखी है। इस चीज को भी आपको देखते चलना है। आगे है यथाविधि, यानी विधि के अनुसार। ये यथा का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, ये होता है के अनुसार। यथा का क्या अर्थ होता है? के अनुसार। तो यथाविधि की बात करें तो विधि के अनुसार। तो इनमें सब में क्या लग रहा है दोस्तों? उपसर्ग लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है? उपसर्ग लग रहा है। आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पलों को। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिपल। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सा उपसर्ग दिखाई दिया? प्रति दिखाई दिया। और हमने आपको अब बताया रखा है कि अगर उपसर्ग से बना हुआ कोई समास है तो वो कौन सा कहलाएगा? अव्ययभावी समास कहलाएगा। तो प्रति उपसर्ग इसमें है। ऐसी प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब में भी प्रति दिखाई दिया। प्रति, प्रति, प्रति और प्रति। तो यहां पर इनका समास विग्रह देख लेते हैं। प्रतिपल का मतलब होता है प्रत्येक पल। प्रतिबिंब का बिंब यानी प्रतिबिंब। प्रतिक्रिया, क्रिया से प्रेरित। प्रतिक्रिया का समास विग्रह क्या होगा? क्रिया से प्रेरित। और प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो हमने दोस्तों ये प्रति वाले जो एग्जाम्पल है इनको भी देखा। आगे और कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं। आगे है आजन्म। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें लगा हुआ है दोस्तों आ उपसर्ग। मूल शब्द क्या हो गया? जन्म हो गया, आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसको भी किसके अंतर्गत रखेंगे? अव्ययभावी के अंतर्गत रखेंगे। समास विग्रह क्या होगा? जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। आजीवन, आजीवन, जीवन मूल शब्द हो गया, आ उपसर्ग लग गया। इसमें भी आ उपसर्ग है, इसमें भी आ उपसर्ग है, इसमें भी क्या है? आ उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग वाले सब किसके अंतर्गत? अव्ययभावी समास के अंतर्गत।
आजीवन का क्या होगा समास विग्रह? जीवन भर। आमरण का क्या होगा? मरण तक, मरण तक। ये क्या है? अपाद मस्तक। अपाद मस्तक का जो समास विग्रह होता है सर से लेकर पैर तक। अकारण, बिना कारण के। अब देखो दोस्तों यहां पर हमने कहा कि यहां पर आगे जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके बेरहम, बेदर्द, बेकाम और बेचैन। इसमें सब में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है वो बे उपसर्ग है। इसमें सब में क्या है? बे उपसर्ग है, बे उपसर्ग है। तो यहां पर हम उपसर्ग लगा हुआ है तो इसको भी किसके अंतर्गत रखेंगे? अव्ययभावी समास के अंतर्गत। बेरहम का क्या होगा? बिना रहम के, बिना रहम के। बेदर्द का क्या होगा? बिना दर्द के। बेकाम का क्या होगा? बिना काम के। और बेचैन का क्या होगा? बिना चैन के। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखे, आगे और देखते हैं। दोस्तों मैंने वही एग्जाम्पल उठाए हैं जो आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आगे है अनुरूप। अनुरूप, तो अनु यहां पर उपसर्ग हो गया। मन माना, माना यहां पर मूल शब्द हो गया और मन क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बखूबी, लाजवाब, निडर, निर्विवाद, बेदाग, बेवफा और बेहया, इनके सबके क्या है? समास विग्रह इनके सामने दे रखे हैं। अनुरूप का क्या होगा? रूप के अनुसार। मन माना का क्या होगा? मन से माना हुआ। बखूबी, खूबी सहित। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। निडर का क्या होगा? बिना डर के। निर्विवाद, बिना विवाद के, जिसमें कोई विवाद ना हो। बेदाग, बिना दाग के। बेवफा, बिना वफा के। बेहया, बिना हया के। तो आप इनको देख सकते हो। आगे और देखते हैं। आगे है बेलगाम, बिना लगाम के। निस्संदेह, तो दोस्तों यहाँ पर निस उपसर्ग है। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। तो उपसर्ग से भी हमने देख सकते हैं कि निस्संदेह में कौन सा होगा? यहाँ पर होगा आपका अव्ययभावी। बिना संदेह के। सादर, दर मूल शब्द हो गया, सा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो सादर का क्या होगा समास विग्रह? आदर सहित। हर संभव, प्रत्येक संभव। हर काम, प्रत्येक काम। हर समय, प्रत्येक समय। भरपेट, यानी मूल शब्द पेट हो गया, भर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो पेट भरकर, पेट भरकर। तो यहां पर दोस्तों हमने एग्जाम्पल देखे, आगे और कुछ बातें सीखते हैं। नोट करके लिखा हुआ है मैंने इसको। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह तो जानते हो आपको, इस तरह से जो डैश होता है इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग केवल द्वंद्व समास में ही नहीं होता। दोस्तों वैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे तो योजक चिन्ह का प्रयोग हमें कहां पर, किन समास में मिलेगा? द्वंद्व समास में मिलेगा। लेकिन मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं देखो, द्वंद्व समास में ही नहीं होता बल्कि अव्ययभावे समास में भी होता है। लेकिन यहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। इस बात को समझना है कि अव्ययभावी समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी, यानी एक ही शब्द दोहराएगा। अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और बेशक बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, फिर भी हम उसको किस में रखेंगे? उसको हम रखेंगे अव्ययभावी समास में। तो देखते हैं, जैसे धीरे धीरे, बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, लेकिन योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास में आते हैं, नहीं, योजक चिन्ह अव्ययभावी समास में भी आते हैं। कब आते हैं? जब एक ही शब्द की क्या हो? एक ही शब्द की क्या हो? पुनरावृत्ति हो। धीरे धीरे, धीरे ही धीरे, समास विग्रह क्या होगा? धीरे ही धीरे। ऐसी कभी कभी, एक ही शब्द देख लो, अंग अंग, बीच में क्या लग रहा है? योजक चिन्ह। पल पल, रात रात, रात ही रात। हाथ हाथ, हाथों हाथ बोल सकते हैं ना। रोज रोज, रोज ही रोज। साफ साफ, बिल्कुल साफ। तो दोस्तों हमने यहां पर एक चीज और सीखी कि अगर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है लेकिन एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम किस समास के अंतर्गत रखेंगे? उसे हम रखेंगे अव्ययभावी समास के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको यहां पर पहला जो अव्ययभावी समास है वो समझ में आया होगा। इसमें क्या है ट्रिक? इसमें ट्रिक ये है कि यहां पर सबसे पहले क्या होगा? उपसर्ग होगा। अव्ययभावी समास में सबसे पहले क्या होगा? उपसर्ग होगा, और बाद में क्या होगा? मूल शब्द होगा। और पहला पद क्या होता है? इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो इसमें हमने ये वाली बात सीखी अव्ययभावी समास में। आगे देखते हैं दोस्तों अगला। अगला है द्वंद्व समास। अगला कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद का मतलब पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। दोनों पद का मतलब क्या होगा? यहां पर पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। और बीच में, बीच में से और, बीच में क्या दिखाई देगा तुम्हें?
और समास विग्रह करने पर और अथवा या शब्द का लोप हुआ हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी बीच में से और शब्द का या शब्द का क्या कर दिया गया हो, लोप कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो, उस समास को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उस समास को हम कहेंगे द्वंद्व समास। आगे क्या है, इस समास के बीच में सामासिक चिन्ह, यानी सामासिक चिन्ह का मतलब क्या है, योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें ना, तो यहाँ पर ज्यादातर जो द्वंद्व समास में एग्जाम्पल होते हैं वो एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। एक दूसरे के कौन से शब्द होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। यानी विलोम शब्द वाले भी जो उदाहरण होते हैं वो किसके अंतर्गत जाते हैं, वो आते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। जैसे यहां पर है आज कल, आज कल, बीच में क्या लग रहा है, योजक चिन्ह लग रहा है। दोनों ही पद क्या है, यहाँ पर प्रधान है। आज कल, इसका समास विग्रह करेंगे तो आज और कल, हमने और का ही तो लोप कर दिया था, और का लोप करके हमने समास बना दिया आज कल। लाभ हानि, देखो विलोम शब्द है। नर नारी विलोम शब्द है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सीताराम विलोम शब्द है। तो लाभ और हानि, नर और नारी, योजक चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इनमें और लग जाता है। फूल पत्ती, फूल और पत्ती समास विग्रह होगा। माता पिता, माता और पिता। जीव जंतु, जीव और जंतु। दाल रोटी, दाल और रोटी। ऐसे ही आगे देखते हैं। लेन देन, लेन और देन। धन दौलत, धन और दौलत। यानी योजक चिन्ह हटाने पर क्या लगता है बीच में, योजक चिन्ह हटाने पर इनका समास विग्रह करें तो और आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, और आ जाता है। इधर देखते हैं हरिहर, 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 हरि और हर, हरि और हर। देवासुर, देवासुर, देव और असुर, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देव और असुर। बेशक योजक चिन्ह नहीं लग रहा है, फिर भी हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा इसमें, और आएगा। धनुर्बाण, धनुष और बाण। 68, 68, तो 68 में क्या होगा समास विग्रह, 8 और 60, 8 और 60 से ही तो मिलकर बना होता है 68, तो 8 और 60, तो और दिखाई दिया, तो आप क्या कह सकते हो सर, द्वंद्व समास होगा। 91, 1 और 90, 1 और 90 मतलब 91। आगे देखते हैं, आगे है तन मन धन, तन और मन और धन, तो क्या बोल सकते हो, तन मन धन में भी कौन सा समास होगा, तन मन धन में भी द्वंद्व समास होगा। दाल भात चोखा, दाल भात चोखा, तो क्या बोलोगे, दाल और भात और चोखा, दाल और भात और चोखा। शीतोष्ण, ये बड़ा पूछा जाता है, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, या भी लग रहा है यहाँ पर, है ना। सुरासुर, सुर या असुर, समास विग्रह करेंगे तो सुर या असुर। लाभालाभ, लाभ या अलाभ, लाभ या अलाभ। ऐसी बात करें लवकुश, लवकुश में भी कौन सा होगा, लब और कुश। तो दोस्तों हमने यहाँ पर द्वंद्व समास के उदाहरण देखे, आगे कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं उन पर और नजर डालते हैं। जैसे कहा गौरी शंकर, गौरी शंकर, तो यहाँ पर गौरी अलग है, शंकर अलग है, तो हम क्या बोलेंगे, गौरी और शंकर। यहाँ दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, गौरी शंकर। घास फूस, घास और फूस। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। खान पान, खान और पान। कलम दबात, कलम दबात में भी कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कलम और दबात। कतर व्योत, कतर व्योत, तो कतर और व्योत, कतर और व्योत। जय पराजय, जय और पराजय। तो दोस्तों यहां पर हम क्या कह सकते हैं, या तो योजक चिन्ह होगा, और समास विग्रह करने पर हमें क्या दिखाई देगा, समास विग्रह करेंगे तो बीच में दिखाई देगा और या तो और होगा, या क्या लगेगा समास विग्रह करने पर बीच में और लगेगा। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर क्या, कतर व्योत, तो हमने क्या लगाया बीच में, और लगाया, हमने यहाँ पर क्या लगाया, और लगाया। तो आपको दोस्तों द्वंद्व समास के भी उदाहरण समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं, अगला है आपका द्विगु समास। आगे क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास की बात करें तो दोस्तों यहां पर पहले द्विगु समास की हम परिभाषा को देखते हैं। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। कैसा होगा पहला पद, यानी जो पूर्व पद होगा वो कैसा होगा, संख्यावाची होगा, यानी किसी संख्या को डिनोट करेगा, संख्यावाची होता है। तथा दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची, लेकिन इसमें प्रधान जो पद होता है वो कौन सा होता है, दूसरा होता है। उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं।
दोस्तों एक चीज और बता दूं, द्विगु समास में किसी चीज के समूह को, किसी चीज के समूह को या समाहार को बताया जाता है, किसी चीज के समूह को या समाहार को बताया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? द्विगु समास के अंतर्गत। यानी पहला पद संख्यावाची और समास विग्रह करने पर आपको समूह या समाहार का क्या होगा? बोध होगा। समूह या समाहार का बोध होगा। जैसे देखते हैं, हमने बोला नव रात्र, नव मतलब नौ, रात्र मतलब रात, यानी कि आपको ये तो दिखाई दिया कि पहला पद इसमें क्या है? संख्यावाची, और संख्यावाची किसके अंतर्गत? द्विगु समास के अंतर्गत। अच्छा, इसका समास विग्रह करके देख लेते हैं। नौ रात्रियों का समूह, मैंने आपको बताया किसका बोध होता है समास विग्रह करने पर? समूह या समाहार। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि द्विगु समास में समूह या समाहार का क्या होता है? बोध होता है। और पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। ऐसे बात करें, पंचवटी, पंचवटी पांच यानी संख्या, पांच बटों का समूह, पांच बटों का समूह। दो पहर, दो पहरों का समूह। त्रिभुवन, त्रि तीन यानी त्रि मतलब तीन, संख्यावाची, तीन भवनों का समूह। दो धारी, दो धारी, दो धाराओं का समूह। दो मुही, दो मुंह हो जिसका, दो मुंह हो जिसका। तो आप क्या कह सकते हो? ये भी किसके अंतर्गत? ये भी आपका द्विगु समास के अंतर्गत। आगे देखते हैं, तिरहा, तीन राहों का समाहार। तिरहा मतलब तीन राहों का समाहार। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, तीन कोणों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह। तिमाही, तिमाही तीन माह के बाद आने वाली, यानी तिमाही तीन माह के बाद आने वाली। प्रथम पद क्या हो गया? संख्यावाची। आगे चेक करते हैं, आगे है नवग्रह। नवग्रह नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का समूह। दो पहर, दो पहरों का समूह। शताब्दी, शताब्दी तो 100 वर्षों का समूह। शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्षों का समूह। तो शताब्दी में भी कौन सा समास? द्विगु समास। सतसई, सतसई 700 का समाहार, यानी 700 का समूह कह लो या समाहार कह लो। तो सतसई में भी कौन सा समास? द्विगु समास। सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का, सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह। पंजाब, पंजाब की बात करें तो 5 आवों की भूमि का समाहार, 5 आवों की भूमि का समाहार। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी में भी कौन सा समास है? ये पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो 8 अध्यायों का समूह। आगे देखते हैं, पंसेरी, पंसेरी 5 शेरों का समाहार। 5 शेरों का समाहार क्या होगा? पंसेरी। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। चवन्नी में भी कौन सा समास? द्विगु समास। त्रंबकेश्वर, त्रंबकेश्वर की बात करो बोले तो 3 लोकों का ईश्वर, 3 लोकों का ईश्वर, इसमें भी कौन सा समास? द्विगु समास। दोस्तों इसमें कुछ द्विगु समास की बात करें तो इसमें कुछ अपवाद होते हैं। द्विगु समास की बात करें तो इसमें कुछ अपवाद होते हैं, उसको भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अपवाद की बात करें, जैसे मैंने बोला दोस्तों त्रिनेत्र। अच्छा, प्रथम पद क्या है इसमें? संख्यावाची। त्रिलोचन, इसमें भी प्रथम पद संख्यावाची। चतुर्भुज, एक दंत, एक मतलब ये भी संख्यावाची। दशानन यानी 10, ये भी क्या है? संख्यावाची। पंचानन यानी 5, ये भी संख्यावाची। तो यहां पर मैंने नोट करके लिखा है, इस चीज को पढ़ते हैं एक बार। ये सभी संख्यावाची होते हुए भी बहुब्रीहि हैं। ये सभी संख्यावाची होते हुए भी द्विगु समास का उदाहरण ना होकर क्या है? ये बहुब्रीहि समास हैं, क्योंकि यह तीसरे व्यक्ति को इंगित करते हैं, क्योंकि यह तीसरे व्यक्ति को इंगित करते हैं। जैसे हम कहें त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसे कहते हैं? यानी 3 नेत्र हैं जिसके अर्थार्थ शिव। त्रिनेत्र किसको इंगित कर रहा है? शिव को कर रहा है, भगवान शिव को इंगित कर रहा है। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो दोस्तों कि ये संख्यावाची होते हुए भी किसके अंतर्गत जाते हैं? ये संख्यावाची होते हुए भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाते हैं, क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति को इंगित करते हैं। त्रिलोचन, लोचन मतलब आंख,
3 आंख हैं जिसकी अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजा हैं जिसकी अर्थात ब्रह्मा विष्णु। एक दंत, एक दंत का मतलब है एक दांत है जिसके अर्थात किसे बोलते हैं? एक दंत, गणेश को बोलते हैं। एक दंत किसको कहते हैं? गणेश को कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं यहां पर कि अगर, वैसे तो ये बेस्ट एग्जांपल किसके हैं? ये बेस्ट एग्जांपल हैं बहुब्रीहि समास के। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है, ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है, तो फिर इसको किसको मानोगे तुम? तो फिर हम मानेंगे दोस्तों इसको द्विगु समास का उदाहरण, क्योंकि बेस्ट एग्जांपल तो वैसे ये बहुब्रीहि समास का है। अब बहुब्रीहि समास ऑप्शन में एग्जामिनर ने दिया ही नहीं, तो फिर किसके अंतर्गत रखेंगे इसको? इसको रखेंगे हम द्विगु समास के अंतर्गत। किस विधि से? क्योंकि इसमें प्रथम पद क्या है? इसमें प्रथम पद जो है वो संख्यावाची है। तो दोस्तों यहां पर हमने 3 समासों को पढ़ा, यहां पर हमने 3 समासों को पढ़ा। एक तो आपका अव्ययभावी समास, एक तो आपका अव्ययभावी समास, एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास। अव्ययभावी में मैंने आपको बताया कि प्रथम पद क्या होगा? उसमें उपसर्ग होगा। और द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है, समास विग्रह करने पर और या लगता है, और या लगता है। और द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और समास विग्रह करने पर समूह या समाहार का क्या होता है? बोध होता है। समूह या समाहार का क्या होता है? बोध होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।